हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेटियो का टॉपिक चल रहा है उसमें छोटा नागपुर का पठार, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न हमेशा आते हैं, चाहे वो मिनरल्स के क्षेत्र में हो चाहे पठार के क्षेत्र में हो। एक प्रश्न यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी में फिक्स रहता है, इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर स्टेट पीएससी में तो इससे प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वह एमपी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, उड़ीसा का हो। इन क्षेत्रों में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसकी बड़ी विशेषता है कि इस पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। अब ये सारी चीजें हम समझते हैं कि ऐसा क्या है इस क्षेत्र में, इस पठार में क्या चीजें हैं। तो टॉपिक है हमारा छोटा नागपुर का पठार। ठीक, छोटा नागपुर का पठार। ओके, अब इसके विषय में आपको समझना है, छोटा नागपुर के पठार के विषय में। तो पहली बात कि इसका हम लोग एक एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक, और बेसिक बातें इसी में समझ लेंगे, एक्सपेंशन में ही इसके बारे में। दूसरा, इसे कई अन्य क्लासिफाइड किया गया। क्या है? इसे क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। इसी पठार में इसके इम्पोर्टेंस यानी कि मिनरल्स हम लोग देखेंगे। ठीक, इसी पठार में आपको हिल्स भी मिलेंगी या पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरह करके ये है। दूसरा, यह पठार एक प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार और जो मेघालय पठार है उसको लिंक भी करता है। छोटा नागपुर का पठार डायरेक्ट जो है तो इंडियन ग्रेट प्लेन से, नॉर्थ का जो ग्रेट प्लेन है उससे भी लिंकअप करता है। तो इस तरह इसमें बड़ी चीज़ें हैं, बहुत यूनिक चीज़ें हैं, बहुत रिच कहें हम कि खनिज संसाधन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संपन्न क्षेत्र है ये। तो इसे समझें कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है यह मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में आपको विस्तार मिलेगा। मतलब कि इस तरह आप मैप में देखें इसे, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र आपको इसका मिलेगा, इसका विस्तार। ठीक, इस तरह करके इसका विस्तार आपको मिलेगा। अब इतने बड़े विस्तार में एक तो बहुत बड़ा पठार भी है, दूसरा इसे हमने कहा पठारों का पठार। तो इस पठार के अंदर कई अन्य पठार पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ पठारों को लिखते हैं इसके अंतर्गत कुछ अन्य पठार। तो इसमें कहें हम कि अदर प्लेट्यू, इसीलिए इसे पठारों का पठार भी बोलते हैं। तो लिखें आप हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। ऐसे लिखे आप रांची का पठार, रांची का प्लेट्यू। ठीक, ऐसे लिखे आप सिंह भूमि, सिंह भूमि का पठार। फिर आपको मिलेगा धनबाद का पठार। ठीक, जिसका धनबाद का पठार, धनबाद प्लेट्यू। इस तरह करके और अन्य पठार मिलेंगे, जैसे पलामू का पठार है, संथाल परगना का पठार है, पुरुलिया का पठार है। तो बहुत सारे आपको पठार इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं।
अब यह पठार बहुत ही यूनिक है। इसके अंतर्गत कुछ पठार ऐसे हैं जो पेनिप्लेन है, यानी कि अवशिष्ट होते गए, घिसते चले गए और वो पठार का रूप ले ली। तो यानी कि यहाँ की कुछ माउंटेन हैं जो घिसी और घिसने के बाद एक प्रकार से किसका रूप ले लिए, पठार का, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से। तो इस तरह आपको ये यूनिक चीजें मिलेंगी। अब इस पठार में जब इतना पुराना पठार है, और याद करें कि जब हम लोग पहली क्लास किए थे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो हमने कहा था कि वह पेनिनसुलर प्लेट्यू में कई, यानी कि आर्कियन युग से लेके कि इसमें चट्टानें पाई जा रही हैं। तो यहाँ भी उन चट्टानें पाई जाएंगी, तो यानी कि आर्कियन रॉक्स भी पाई जाएंगी यहाँ, उससे परिवर्तित रॉक्स भी पाई जाएंगी यहाँ, धारवाड़ की रॉक्स भी पाई जाएंगी यहाँ, और गोंडवाना की रॉक्स भी पाई जाएंगी यहाँ। तो यह कैसे हुआ, इन रॉक्स के माध्यम से इस क्षेत्र में आपको यूनिक यूनिक चीजें मिलेंगी। पहली बात, जिन क्षेत्रों में ग्रेनाइट नीस जैसी रॉक्स हैं, उन क्षेत्रों में कुछ वाटर की समस्याएं भी होंगी। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में धारवाड़ की चट्टानें हैं, धारवाड़ की चट्टानों को आप नोट करके लिखेंगे कि धारवाड़ की चट्टान को सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें माना जाता है। गोंडवाना की चट्टानें हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा इन चट्टानों में कोल पाया जाता है, कोयला। यानी कि इन क्षेत्रों में देखेंगे तो जो माइन आपको देखने को मिलेंगी, माइंस, वे सभी कोल माइंस पाई जाती हैं, चाहे झारखंड में हों, चाहे मध्य प्रदेश वाले पार्ट में आपको देखने को मिलती हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देखें। इन क्षेत्रों में आपको कोयले की खदानें देखने को मिलेंगी और लौह अयस्क की खानें भी देखने को मिलेंगी। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ चट्टानें पाई जा रही हैं ये, यानी कि आर्कियन रॉक्स भी पाई जाती हैं, रॉक्स में आर्कियन रॉक्स पाई जा रही हैं। ऐसे ही धारवाड़ रॉक्स पाई जाएंगी, गोंडवाना रॉक्स भी पाई जाएंगी। इन गोंडवाना रॉक्स में ही कोल पाया जाता है। इस रॉक्स में हाई मिनरल्स पाए जाते हैं ना, मिनरल्स रिच रॉक्स मानी जाती हैं ये बातें आपको पता होंगी। तो जाने कि यहाँ इन क्षेत्रों में, तो आपने एक तो क्लासिफिकेशन देखा था कि इतने प्लेट्यू हैं, कई अन्य प्लेट्यू हैं। अब इनमें हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल्स के विषय में कि मिनरल्स कैसे हैं। तो देखिए आप अब समझना कि यहाँ तो ग्रेनाइट भी है, नीस भी रॉक्स हैं, धारवाड़ रॉक्स हैं। तो इनमें जो है तुम सारे मेटलिक पाए जाएंगे, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, तांबा है, अभ्रक है, इस तरह की। तो इन्हें लिख ले चाहे आप कि आपको आयरन मिलेगा, मैग्नीज मिलेंगी, कॉपर मिलेगा, अभ्रक यानी कि माइका मिलेगा, कोल आपको मिल ही रहा है। तो इस तरह करके आपको इन क्षेत्रों में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इवन यहाँ यूरेनियम भी मिलती है। अब इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इनमें, इन क्षेत्रों में हमने अभी कहा कि यहाँ पेनी प्लेन पाए जाते हैं, पेनी प्लेन हमने कहा। तो जो पेनी प्लेन है, तो इनको हमने क्या कहा था कि पेनी प्लेन जो है इन्हें बोलते हैं समप्राय मैदान, यानी कि घिस घिस के, कैसे कि मानो कि ये पहाड़ी हैं और ये पहाड़ी धीरे धीरे घिसना चालू करी। ये पहाड़ी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे घिस रही हैं और घिसते 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 इस तरह एकदम से मैदान बन गई हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से पठार हो गया, मैदान बन गई हैं। तो समप्राय हैं, तो ये बाह्य बल से घिसी। तो इसी तरह घिसाव से यहाँ कुछ कटोरे नुमा आकृतियां देखने को मिलती हैं ऐसे, ठीक। तो इनकी जो आकृतियां हैं, ये तो एक इंटरनल है, यानी कि सरफेस के नीचे भी हैं ये। दूसरी बात, ये बाहरी उल्टे कटोरे की तरह दिखती हैं। इन्हीं उल्टे कटोरे की तरह की आकृतियों को यहाँ बोला जाता है पाट।
तो याद रखना कि पाट शब्द पूछ सकते कि पाट क्या है, तो यहाँ इन पठारों को ही स्थानीय भाषा में पाट बोला जाता है। अब ये इस तरह घिस घिस के बन गए हैं तो पाट है। तो ये जो पाट है तो एक्चुअल में क्या है, तो ज्वालामुखी जब आए तो ज्वालामुखी से दो प्रकार की रॉक्स, जैसे कि हमने बताया था कि ऊपर की भाग जब आता है तो उसे बेसाल्ट बोलते हैं, और इसी बेसाल्ट के कारण घिस घिस के रासायनिक अपरिवर्तन हो से यहाँ मैदान बनते हैं, और उनमें जो है तो एक विशेष प्रकार की मृदा पाई जाती है, और वो है काली मृदा, जिनका हमने दक्कन के मालवा के पठार में पढ़ा है। अब इस तरह ये जब बन गई तो ये पाट बनी, तो मतलब ये कैसी हैं, उल्टे कटोरी की तरह हैं क्या? एक्चुअल में ये बेसाल्टिक रॉक्स थी, तो इन्हीं को पाटलैंड बोला गया। तो जब ये इंटरनल है, अंदर दबी हुई हैं, अब ये घिस घिस के बाहर आई हैं, तो ये जब अंदर हैं तो ये क्या है, ग्रेनाइट है। ठीक, क्या है, ग्रेनाइट रॉक्स हैं। अब इन्हीं में जब हम चट्टानों की संरचनाओं को पढ़ते हैं, उनकी आकृतियों के आधार पर, तो इस ज्वालामुखी से चट्टानें जो बनती हैं तो उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे डाइक नाम दिया जाता है, बैथोलिक दिया जाता है, पैथोलिक दिया जाता है, तो इस तरह अन्य नाम हैं। तो इसी रॉक को, इनको, इन आकृतियों के आधार पर इनको बोला जाता है बैथोलिथ रॉक्स। क्या बोला जाता है, बैथोलिथ। तो याद रखना आपको कि पाट क्या, बैथोलिथ रॉक्स की चट्टानें ग्रेनाइट है, लेकिन उन ग्रेनाइटों से जो बैथोलिथ आकृति बनी है उन्हें बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक, ज्वालामुखी में आपको फिर पढ़ाया जाता है कि रॉक्स कैसे ये लावा जो है तो अलग अलग आकृतियों से ठंडा होता है तो अलग अलग रूप लेता है। तो याद रखना कि ये पाट जो है तो पाटलैंड कहें, स्थानीय भाषा में इन पठारों को पाटलैंड ही बोला जाता है या पाट बोला जाता है, और ये पाट क्या है ये आपने समझ लिया, और टेक्निकल शब्द बैथोलिथ। इतनी बातें आपको पता चली। अब आपने मिनरल्स भी देख लिए। अब हिल्स की बात करें अगर, हिल्स तो इसमें आपको मिलेगी, एक है राजमहल हिल्स। तो इसे भी मैप के माध्यम से समझें अगर, कि यहाँ हिल्स है, इसका नाम है राजमहल। ठीक, राजमहल हिल्स। इस राजमहल हिल्स में एक, क्या कहें कि ऊंची चोटी जो है तो इसकी पाई जाती है, उस ऊंची चोटी को बोलते हैं पारसनाथ की चोटी। तो ये याद रखना है आपको, क्या है, पारसनाथ। पारसनाथ। ठीक, अब ये जो पारसनाथ है, पारसनाथ, इस पारसनाथ चोटी मानी जाती। अब इसमें इसकी जो कहें हम कि ऊंचाई इस पारसनाथ की, तो इसे आप लिख ले 1365 मीटर। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात इससे कहीं ज़्यादा है कि इसी को जैनियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। तो अभी कुछ साल पहले यहाँ एक विवाद भी उपजा था इसी को लेके, कि यहाँ सरकार क्या कर रही थी कि सोच रही थी इसे टूरिज्म के तौर पर, तो कुछ यहाँ बैन भी हैं चीज़ें, तो इस आधार पर थोड़ा विवाद भी हुआ था, इसमें बातें चल रही थी। लेकिन इसी में याद रखना है कि इसके इस चोटी में अब यहाँ से रिवर निकलती हैं, जो मुख्य रिवर हैं। तो एक रिवर का नाम है दामोदर रिवर। कौन सी, इस रिवर का क्या नाम है, दामोदर, दामोदर रिवर। और एक रिवर और है जिसका नाम है सोन रिवर, या स्वर्ण रिवर, स्वर्ण रिवर, स्वर्ण नदी। ये दो नदियां हैं। अब यूनिक बात क्या है कि इन दो नदियों के मध्य भी कुछ पठार है। तो ऊपर वाले पठार को, ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं, इस पहाड़ी को आप ऐसे निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार। यही है हजारीबाग।
इसके मध्य में पाया जाता है रांची का पठार। ठीक, आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि रांची किसकी राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है। अब इसमें स्वर्ण नदी में एक यहाँ जलप्रपात पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? जलप्रपात। और इस जलप्रपात को बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात। तो एक प्रश्न पूछा था कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू जलप्रपात किस रिवर पर है, ये प्रश्न आया था। तो ये याद रखना है कि ये स्वर्ण नदी पर। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये और याद रखना है कि ये जो दामोदर नदी है, यह नदी भी रिफ्ट घाटी में बहती है। और यही एक डिकोड करके लिख ले कि इस प्रश्न में एक बार प्रश्न आया कि यह किसकी उप अपवाह क्षेत्र का हिस्सा है? गंगा का, और कुछ नदियों के एग्जाम्पल दिए गए। तो इसे प्रूफ किया गया था कि यह गंगा का अपवाह है। कैसे? कि गंगा नदी से निकलती है हुगली नदी, और हुगली नदी में जाके मिलती है दामोदर नदी। तो इस प्रकार से यह उसकी उप सहायक नदी मानी गई थी, उप अपवाह तंत्र माना गया था। तो इस तरह करके भी आपको इन प्रश्नों को याद रखना है इन नदियों में। अब यही एक पहाड़ी और है जो ज्वालामुखी से भारत में पाई गई, जो कि अब सिर्फ ज्वालामुखी क्षेत्र एक ही माना जाता है, और वो है बैरन द्वीप। तो यहां माना गया था एक है जिसे बोलते हैं डालमा। क्या बोलते हैं? डालमा की पहाड़ियां, डालमा हिल्स। यह अब क्या है कि यह एक प्रकार से विलुप्तावस्था में आ चुकी हैं, तो इसलिए इन्हें अब ज़्यादा नहीं माना जाता। तो इस तरह करके इनको आपको याद रखने हैं। अब इन नदियों में कुछ नदियां और देखें तो दामोदर नदी जैसे हमने बताया, स्वर्ण नदी बताया, और हुगली नदी भी आप लिख लें, हुगली नदी। ऐसे ही आप लिखे बराकर नदी, और अन्य भी नदियां हैं जो बड़ी बड़ी यहाँ की हैं। इनमें से ये दो मुख्य नदियां हैं, एक दामोदर नदी जो सबसे बड़ी नदी है, फर्स्ट नदी है, और सेकंड में आती है ये, सेकंड लार्जेस्ट रिवर यहाँ की स्वर्ण मानी जाती है ये नदियाँ। अब इतनी बातें आपको तो इम्पोर्टेंट पता चली, और ये मुख्य नदियाँ, और हमने इसे बताया कि यह जो है तो भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर नदी, कोल क्षेत्र से संपन्न। इसी कारण इस क्षेत्र को एक नाम और दिया जाता है, और उसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। तो हेडलाइन अंडरलाइन कर लें, भारत का रूर। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? इस छोटा नागपुर के पठार। उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन सा? ये दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र। अब जब दामोदर नदी घाटी को पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं डीवीसी प्रोजेक्ट क्या है 1948 का। तो इस तरह करके फिर वहाँ वो अलग टॉपिक हो जाता है। तो इतनी बातें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है, और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है तो प्रश्न रहते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में आप अपनी राय दें, और आपकी कोई क्वेरीज है तो उसे भी आप पूछें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।